हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म का जो है क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक चैप्टर खोल करके नहीं देखा या अभी तक उस लेवल पर जाकर के प्रिपरेशन नहीं करी है कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप कह सके कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन है यहाँ पर। इस रिवीजन में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट है, वो पढ़ने को मिल जाएगा और इससे आप लोगों की अच्छी खासी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, बहुत बढ़िया तो प्रिपरेशन तभी करी जा सकती है जब चैप्टर को डीपली पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो समझ में जो है आप लोगों को आ ही जाएगा इस क्विक रिवीजन के बाद। साथ ही साथ जो सारे फॉर्मूले हैं और जो सारे लॉजिक हैं, वो भी हम सारे के सारे इस चैप्टर में कवर करके, मतलब इस क्विक रिवीजन में कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। तो ये स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है आपके पास एक मैग्नेट है। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब इसके पास ही हमने एक और दूसरी मैग्नेट रख रखी है। मान लीजिए ये जो है, इतने रीजन को मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैग्नेट बीच में रखी थी ना, इस मैग्नेट का ये चारों तरफ सर्किल बना करके जो मैंने दिखाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप कोई दूसरी मैग्नेट लेकर के आए, तो मैग्नेट नंबर 1 और मैग्नेट नंबर 2, इनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर लाई कर रही है। और अगर मान लीजिए एक आप थर्ड मैग्नेट लेकर के आते हो, उसमें भी ऐसे करके नॉर्थ और साउथ है, तो ये वाली जो 1 वाली मैग्नेट थी और जो 3 वाली मैग्नेट है, इनके बीच में आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन होना दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थर्ड वाली मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रही है। तो यही आपका कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, कि भाई वो स्पेस मैग्नेट के चारों ओर जिसमें आप इन्फ्लुएंस देख सकते हैं किसी भी मैग्नेट पर। इन्फ्लुएंस मतलब या तो आप अट्रैक्शन के रूप में देख सकते हैं या फिर आप रिपल्शन के रूप में जो है इस इन्फ्लुएंस को देख सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको जो है, मगर ज्यादातर हम ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कह देते हैं हम इंडिया वाले। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि भाई मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट में जैसे ही आप क्या करोगे, करंट फ्लो कराओगे, आपको दिख रही है ना, करंट की डायरेक्शन भी दिख रही होगी यहाँ पर। ये करंट की डायरेक्शन दिख रही होगी कि भाई करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये स्विच को ऑन किया होगा, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया होगा, तुरंत यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। और अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल कह दीजिए, मैग्नेटिक कंपास कह दीजिए, तो जैसे कोई मैग्नेटिक नीडल आप इस सर्किट के पास में रखेंगे, उस मैग्नेटिक नीडल में आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहां भी कहीं पर करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन है आपको देखने को मिल रही है नीडल के अंदर। अब इन्होंने इस चीज को एक बार और रिपीट करके देखा, बट यहां पर इन्होंने क्या कर दिया था, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया था। अब आप यहां पर देख सकते हो, ये करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया होगा, तुरंत करंट फ्लो करके गई होगी और फिर से आपको क्या यहाँ देखने को मिला, फिर से आपको जो है इस नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिली। लेकिन इस बार आप ये चेक कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने पर, बदलने पर, जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको मिल रही है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, जैसा कि हम देख सकते हैं मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यही चीज समझा रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में। देखिए, बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास इस तरीके की कोई वायर है, ठीक है, वायर है, कंडक्टर है, और उसमें जो है आप करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, आई करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो। एक्स से लेकर के वाई तक करंट जो है फ्लो करता चला जा रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर इस वायर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया, यहां से लेकर के यहां तक। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है। जब आप एज्यूम करते हैं तो समझाने के लिए थोड़ा सा आप वहां पर मार्जिन लेकर के चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा पार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी जो लेंथ है वो भी डीएल है ना। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक वेक्टर भी लग रहा है डीएल के ऊपर, यानी कि ये डीएल वेक्टर लिखा गया है। तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस जगह पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, वही यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन होगी। ये आपको चीज जो है ध्यान में रखनी होगी।
इसके बाद में अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता था कि भाई ये जो वायर में करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से कोई एक दूर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। हम इस पी पॉइंट पर पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो पी पॉइंट था, इस क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्ट से, वायर का जो एलिमेंट्री पार्ट हमने लिया था, वहां से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। और ये भी आर वेक्टर से डिनोट करा गया, यानी कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया है आपने, आप उससे किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस पॉइंट की तरफ जाने के लिए किस डायरेक्शन में आप चले हो, वही डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप की यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद में इस पी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, उसको जान लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद रखिए हमेशा, ये करंट जो फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल हुआ करती है। ठीक है। जो एलिमेंट्री लेंथ है, जो आपने ये पार्ट कंसीडर किया था, एलिमेंट्री पार्ट, उसकी एलिमेंट्री लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ करता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इतने पार्ट की वजह से, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगी। अब ये थीटा क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पर, थीटा जो है आर वेक्टर और डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर नहीं सॉरी डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें आ गई आपको समझ में। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि डीबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब बताया किसने हमें, ये सब साइंटिस्ट ने बताया था। इन रिजल्ट को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं एक जगह पर, तो आपको मिल जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके यहाँ एक कांस्टेंट लगा सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे आ जाएगी वही चीज आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला डेवलप हो जाता है बायोट सेवर्ट लॉ के अंदर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो यहाँ पर लिखा गया है, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर पता कर सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या होगी। मैं आपको बताता चलूं, ये होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर कैंसिल हो चुका होगा। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट हो जाएगी। अगर आप कहो कि भाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी फिर, तो आप इसको लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट वही की वही रहने वाली है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि अगर ये फॉर्मूला हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तब क्या हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जब आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, तो जो स्केलर क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है जो आपका भी थोड़ी देर पहले आंसर आया था। साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, इसमें क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आप लोग अगर यहाँ पर इस चीज का एक्सपेंशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नीचे मैग्नीट्यूड फॉर्म में। एक तरीका और है, अगर आप मान लीजिए इस आर कैप की जगह पर आर वेक्टर लिखना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इतना जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा डीबी वेक्टर का। तो बहुत सारे तरीके हैं, सभी आपको याद रखने चाहिए। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप रटना शुरू कर दोगे तो आपका जो है वहां पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर बढ़िया नहीं जाने वाला है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बताते चलूं कि यहाँ पर रिलेशन क्या रहा करता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी। सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। देखिए सी इज इक्वल टू हुआ करता है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखनी है ये चीज, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये चीज हुआ करती है इज इक्वल टू सी। बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें हमेशा। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब मीडियम एयर है, जब आप ये समझ लीजिए कि आपको वैक्यूम की कंडीशन दे रखी है, जब आपको कह रखा है कि भाई फ्री स्पेस है ना, उन सारी कंडीशंस में जो है ये फॉर्मूला एक्ट करने वाला है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई किसी मीडियम की अगर आप बात करिए पर्टिकुलरली, तो उस मीडियम में क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो उस मीडियम में ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, आप लोग जानते हो, हमको ये नॉट हटाना पड़ेगा। नॉट हटा दोगे तो आपके पास जो है फॉर्मूला इतना कुछ आ जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को एक तरीके से और कन्वर्ट कर सकते हो, भाई आपने ये पढ़ रखा है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर म्यू नॉट होता है, और म्यू क्या होता है भाई, सॉरी एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई रूट में आपने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो एक तरफ लिख लिया, और म्यू आर एप्सिलॉन आर एक तरफ लिख लिया, इज इक्वल टू भी आ गया। अब ये जो इतनी चीज है, ये तो सी के बराबर होती है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर।
देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोगों को ये सारे लॉजिक जो है देखिए यहाँ पर याद करके चलने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि आपके सामने यहाँ पर आपको एक वायर दिखा रखी है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर दो किस्से पढ़ने को मिलेंगे। एक ये जो वायर में करंट फ्लो करता है इसमें आपको दो किस्से पढ़ने को मिलेंगे। जब वायर इनफाइनाइट लेंथ की है एक आपको तब पढ़ने को मिलेगा, और एक जब वायर फाइनाइट लेंथ की है एक आपको तब पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो वायर क्या है, फाइनाइट लेंथ की है, तो हम यहाँ पर अभी ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम ये वाला इनफाइनाइट वायर के लिए भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा फिगर आपको समझा दूं यहाँ पर ये क्या सब हो रखा है। तो एक वायर है हमारे पास एक्स वाई, और करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इस वायर का जिसकी लेंथ आपको दिख रहा होगा डीएल है, और उस एलिमेंट्री पार्ट से आपने एक कोई दूर पॉइंट था पी, वहां से लेकर के डीएल तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन की डिस्टेंस हो गई आर, और ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ और क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर दे रखी हैं, और चीजें आप लोगों को ये दे रखी है कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मेंशन कर रखा है कि इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो पी तक का डिस्टेंस कितना है वो आपने यहाँ पर ए मान चुके हो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को देखो, आपको यहाँ पर कुछ एंगल भी दिख रहे होंगे। एक एंगल तो ये दिख रहा है, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है इस एंड के द्वारा, वाई वाला जो एंड है इसके द्वारा पी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है वो बताएगा φ2। और इसी प्रकार से एक्स एंड के द्वारा पी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है ये बताया जाएगा φ1 के द्वारा, ठीक है। तो φ1 और φ2 इस तरीके से दो एंगल यहाँ पर आपको मिल गए। अब अगर इस एक्स वाई वायर जो है इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाने वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइनाइट वायर के लिए पता कर पाओगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कायदे में यहाँ पर इस आर की जगह पर ये ए आना चाहिए, तो ये जो है ये ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतना चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं है। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही हो चुका है। इसी में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इनफाइनाइट वायर के लिए कर रहे होते तो तब क्या चेंजेस आते, ये जो φ1 और φ2 है दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे उस केस में, और मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पर ये भी साइन 90 हो जाएगा और दूसरा भी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर फॉर्मूला आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये यहाँ पर फॉर्मूला हो जाने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि अगर कोई वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगी, देखिए एक बात तो ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कंसेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में होती है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, 12th में भी आप पढ़ते हो। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो कंसेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में है एक स्ट्रेट वायर के चारों ओर, उसकी डायरेक्शन को पता करने का क्या तरीका है, तो उसकी डायरेक्शन को पता करने का तरीका होता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अंदर दो चीजें यहाँ पर यूज होने को देखते हैं हम, एक तो है थंब और दूसरा है फिंगर्स, उसी हाथ की जो फिंगर्स है वो। अब मान लीजिए आप लोग कि थंब जो है आपने किसकी डायरेक्शन में कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में कर दिया, तो जिस भी डायरेक्शन में फिंगर्स जो हैं, जिस भी डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। दोस्तों बहुत सारी जगह पर आप लोगों को ये जो रूल है अपोजिट वे में भी लगाते देखते मिलेंगे आप लोग, कि अगर आप थंब से क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कराएंगी, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वहां पर रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो अगर एक चीज से मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो दूसरी चीज करंट को बताएगी। अगर पहली चीज से आपने इंडिकेट कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को, तो दूसरी चीज आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी। तो राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन बताने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। साथ ही साथ राइट हैंड थंब रूल जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट की भी डायरेक्शन बताने के काम आता है, अगर आएगा भी आगे तो मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगा।
नेक्स्ट यहाँ पर अब आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पर पता कर रहे हैं हम, ठीक है, सेंटर पर पता कर रहे हैं किसके, सर्कुलर लूप है हमारे पास, और कैसा है भाई, जिसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है आप देख सकते हो, आई करंट फ्लो कर रही है। सेंटर यहाँ पर ये हो गया ओ। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन रेडियस कितना है भाई, यहाँ पर आर है, तो ये लीजिए, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पर। अब देखिए कर तो सकता हूं मैं इसको कैंसिल यहाँ पर 2 पाई को 4 पाई से, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एज इट इज हम लिख पाएंगे 10⁻⁻⁷, तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक यहाँ क्रॉस बन रखा है, ये ठीक है, क्रॉस बन रखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझाई गई है। मतलब इसका क्या है कि जैसे अगर स्क्रीन है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्क्रीन में अंदर की ओर जो है जा रही हैं। जैसे आप मेरा ये फिंगर देखोगे तो ये आप स्क्रीन की तरफ आ रहा है, तो मतलब इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। पता कैसे करेंगे हम, हमने अभी पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, RSTR, यही हमको बताएगा डायरेक्शन के बारे में। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में तो ट्रेवल नहीं कर रहा, करंट गोल गोल घूम रहा है, तो गोल हमारी जो फिंगर्स है ना वो घूम सकती हैं, हम तो गोल नहीं घूम सकता। तो आप यहाँ पर फिंगर्स को रिप्रेजेंट कराइए करंट के रूप में। आप देख रहे हो कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये जो थंब है देखिए आप लोगों की स्क्रीन की तरफ जो है जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगा करके हमने फिंगर्स को तो दिखाया करंट के रूप में, और थंब ने हमको बताई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्क्रीन में अंदर की ओर है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है बच्चों, एक क्रॉस बनाया है जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा डायरेक्शन हमने जाननी चाहिए। बिना डायरेक्शन पता करे इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला, ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम एक लूप की वजह से दोबारा पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेकिन इस बार क्या डिफरेंस है, इस बार लूप के सेंटर पर हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है लूप का जो एक्सिस होगा उस एक्सिस पर आर डिस्टेंस की दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये सब जो आप यहाँ पर कंपोनेंट देख रहे हो ये हम डेरिवेशन करने के लिए करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधे बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है, और याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये यहाँ पर लूप का रेडियस है, आप लोगों को ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा एक लूप की वजह से किसी एक्सिस पर, किसी पॉइंट पर, तो वहां कितना होगा 2 पाई आई, जो रेडियस है देखो उसका तो एक बार स्क्वायर कर दो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या करोगे, ये जो ए और आर है इन दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, सम करो, और पावर को क्या कर दो 3/2 कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा इस लूप की वजह से। जो लूप के सेंटर से, पॉइंट जो है लूप के सेंटर से कितना दूरी पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, तो डायरेक्शन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं। डायरेक्शन जो हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन जो हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी, देखिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। सिर्फ इन्हीं दो कंपोनेंट की वजह से, या ऐसे ही साइन फाई वाले कंपोनेंट्स की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और वो आपको दिख रहा होगा कि इस डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सिस के अलोंग है। तो आप मान लीजिए अगर ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था, तो आप कह सकते हो कि भाई मैं इसके आगे आई कैप लगा दूं यहाँ पर, तो ये मेरे को डायरेक्शन जो है पता चल जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अलोंग एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्सिस अवे फ्रॉम लूप। देखो भाई, अवे फ्रॉम लूप, या तो लूप की तरफ हो सकता है या लूप से दूर हो सकता है। लूप से दूर हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्सिस है, तो दोनों चीजें आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। डायरेक्शन मेंशन करने के अनंत तरीके हैं, उसमें से ये भी एक तरीका है। यहाँ पर अब आगे आपके सामने एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छोटा करने का काम करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ, ऐसे यहाँ पर ये है एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। हुआ क्या करता है देखिए, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट, क्या बताता है हमको, लाइन इंटीग्रल, ये हमको एक लाइन इंटीग्रल के बारे में बता रहा है। लाइन इंटीग्रल मतलब वो इंटीग्रेशन जो हम एक लाइन के अलोंग करते हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन किसका है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का है, अराउंड एनी क्लोज सर्किट।
देखिए क्लोज सर्किट है तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर गोल कर तरीके का निशान बना लिया। इज इक्वल टू, देखिए लाइन इंटीग्रल है तो लाइन है तो उसकी लेंथ भी होगी। यहाँ पर मैं लेंथ एक छोटे से पार्ट की मान करके चल रहा हूँ डीएल, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो डीएल है ना, ये पता है क्या होगा, ये इस लूप की लेंथ होगी। ये जो लूप आपको दिख रहा है इसकी छोटी सी कोई एक लेंथ होगी डीएल। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, वही बता रखा है आपको कि किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स बराबर होगा। किसके म्यू नॉट टाइम्स होगा भाई, टोटल करंट आई। कौन सी टोटल करंट आई, जो थ्रेडिंग, थ्रेडिंग मतलब पासिंग, जो पास हो रही है इस क्लोज्ड लूप से। अब देखिए ये आपका यहाँ पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ मैंने लिख दिया, ये मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। आपको मैं यहाँ पर एक बार फिगर से समझा देता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने क्या है भाई, यहाँ पर एक वायर जा रही है। ठीक है, वायर जा रही है, एक लूप से पास होकर के जा रही है। इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर पता करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप एक यहाँ पर लूप बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है जी, आपने ये लूप बना लिया, इस लूप को हम क्या नाम दिया करेंगे, एम्पीरियन लूप नाम इसे हम दिया करेंगे, एम्पीरियन लूप हम इसे जो है नाम दिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई इस पॉइंट पर, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से आप क्या कह सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से आप यहाँ पर कह सकते हो कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो है किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट, और ये लूप से पास होकर के कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो आई लिखती है। अब यहाँ पर अगर लूप से करंट जा रही होगी, एक और वायर है मान लो, है ना, लूप के अंदर से पास होकर के दो वायर जा रही हैं, दोनों वायर में कितना कितना करंट है, आई और आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 2i हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो कंडक्टर लिया जाता है, जो वायर ली जाती है, वो इनफाइनाइट लेंथ की ली जाती है, इसीलिए मैंने दोनों तरफ डॉटेड तरीके से वहां पर दिखा दिया है। अब मान करके चलिए कि इस पॉइंट पर हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक यहाँ पर मैं एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, जो पास हो रहा होगा वो पास होना चाहिए। देखिए इस पी पॉइंट से एम्पीरियन लूप जो है ना वाला पास होना चाहिए, तभी आप लोगों का यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करेगा। ठीक है, और इस वायर में मान लीजिए कि आई करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, ये हम मान करके चल रहे हैं। दूसरा हम मान करके चल रहे हैं कि एम्पीरियन लूप जो है उसका रेडियस यहाँ पर ए है। आप आर भी मान सकते हो, आर मानना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ इस तरीके से होगी, है ना, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर भी होगा, जो आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर। इस लूप का कोई छोटा सा पार्ट आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर मायने नहीं रखती, यहाँ पर मायने रखता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो वो याद रखिए आप लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, 2i अपॉन ए के बराबर होगी। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को, याद होगा, जब मैं फाइनाइट वायर के लिए बता रहा था तभी मैंने बता दिया था कि इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आंसर आने वाला है। तो ये आप यहाँ पर ऐसे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलोनाइड, करंट कैरिंग सोलोनाइड। तो सोलोनाइड क्या हुआ करता है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर को आपने एक स्प्रिंग के शेप में जो है मोड़ दिया, है ना, एक स्प्रिंग के शेप में मोड़ दिया, तो भाई यही क्या बन जाता है, सोलोनाइड बन जाता है। अब अगर आप इस सोलोनाइड में क्या करेंगे, आप इस सोलोनाइड में अगर करंट फ्लो करा दें, है ना, इस सोलोनाइड में आपने करंट फ्लो करा दी, तो ये जो करंट कैरिंग सोलोनाइड है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देख सकते हो भाई, ये जो लाइंस है ना, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है। यानी कि सोलोनाइड का जो इंटीरियर वाला पार्ट है ना, ये जो कोर वाला पार्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब ये म्यू नॉट एन आई क्या है, यहाँ पर ये बात समझिए। म्यू नॉट तो हो जाएगा भाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर आप मीडियम को फ्री स्पेस मान करके चल रहे हो। ठीक है, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सोलोनाइड की जो लेंथ थी वो एल थी, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन जो है कितना हो जाएगा, जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स थे उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने थे। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। ठीक है, आई यहाँ पर करंट है, तो इस हिसाब से हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई सोलोनाइड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरीके से वेरी कर सकते हो, आप उसका करंट इंक्रीज कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। आप एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लीजिए, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी इनसाइड करंट कैरिंग सोलोनाइड। एक चीज
चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो सोलोनाइड हुआ करता है, ठीक है, जैसे ये सोलोनाइड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये इसके इंटीरियर में होगी। इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसके जो एंड्स हैं, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि 1/2 म्यू नॉट इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जैसे ही आप एज पर आ जाओगे किसी सोलोनाइड के। नेक्स्ट जो टॉपिक आ चुका है हमारे सामने वो है एक मूविंग चार्ज, है ना, एक मूविंग चार्ज है, और कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, वो कहाँ पर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए आ जाएगा, तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना शुरू कर देती है। और वो फोर्स कितनी हुआ करती है, वो फोर्स हुआ करती है QVB साइन थीटा, इतनी जो है फोर्स हुआ करती है। ये थीटा कौन सा एंगल है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा QV क्रॉस B, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रहा हूं, अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए लिखने चल देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक आपको माइनस और लगाना पड़ेगा, यानी कि -QV क्रॉस B हो जाएगा नेगेटिव टाइप के चार्ज के लिए। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। और अब आप यहाँ पर ये थीटा भी पता लगा पा रहे होंगे कि किनके बीच का एंगल है। भाई दो ही वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है आपको यहाँ पर, एक है V और दूसरा है B, तो इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा यहाँ पर मेंशन है। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर एक फिगर भी दिखा रखी है। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल यहाँ पर ये बना रहा था, और इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कैसे है ये भी सोचने वाली बात है। तो ये डायरेक्शन देखिए ऐसे आई कि आपने अभी तो पढ़ा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है ये। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप कैसे पता करते हो, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हो, तो वही आप यहाँ पर करने वाले हो। देखो कैसे पता चलेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को, अरे यार, फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है, फिंगर्स को इस तरीके से घुमाना है। किधर घुमाना है, पहले वेक्टर से लेकर के, फर्स्ट वेक्टर से दूसरा जो वेक्टर है उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको घुमाना है। मान लीजिए भाई ये इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन की तरफ जो है पहला वेक्टर है, यानी कि V वाला वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है, इधर जो है यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमा लूंगा, V वाले वेक्टर की तरफ से मैं B वाले वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाऊंगा। देखिए इसी तरीके से घुमाऊंगा। तो ऐसे घुमाने पर जब थंब जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया ये रही फोर्स की डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। इसकी जगह अगर एक नेगेटिव चार्ज होता तो बताओ किधर होती डायरेक्शन, बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाती। नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी फोर्स है। ये फोर्स सबसे पहली बात तो चार्ज पार्टिकल पर लगती है, और कब लगती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों की वजह से जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है तो उस फोर्स को कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है लॉरेंज फोर्स, और लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतने पार्ट आता है फोर्स का, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाला पार्ट आता है फोर्स का। जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हो, एडिशन कर देते हो, तो ये फोर्स को हम कह देते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा।